नमस्कार मित्रों, टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ला और आज आप सबका इंटरव्यू शुरू हो चुका है। ये फोनिक इंटरव्यू है और सबसे पहले हम देखेंगे कि पहली कॉल किसकी आई हुई है। तो देखते हैं। हेलो 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 जी बताएं। जी सर नमस्ते। जी सर नमस्ते। जी सर नमस्ते, मैं प्रियंका पांडे बोल रही हूँ गोरखपुर से। प्रियंका। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। प्रियंका जी बताइए, इंटरव्यू देने के लिए फ़ोन की हैं? जी सर। हाँ बढ़िया, हाँ सर। ठीक है। ये बताइए कि आपने कितने वर्ष तक हिंदी पढ़ाई किया है? सर मैंने जब से पढ़ाई शुरू किया तो मैं हिंदी ही पढ़ी हूँ और लास्ट तक मैंने हिंदी का ही अध्ययन किया। मेरा स्नातक भी हिंदी में ही हुआ है, स्नातक मैंने भी वर्ष हिंदी में हुआ पूछा है है और आपसे, मैंने वर्ष पूछा है। सर 17 वर्ष तक हिंदी की पढ़ाई की हूँ और अभी तक करती ही जा रही हूँ। ठीक है, बढ़िया। आप ये बताइए कि ग्रेजुएशन में क्या क्या विषय था आपका? सर हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र। हिंदी, संस्कृत और समाजशास्त्र। समाजशास्त्र। अच्छा बढ़िया, संस्कृत का कॉम्बिनेशन मतलब था आपका। जी सर। बढ़िया। अच्छा आप ये बताइए कि आपने संस्कृत भी पढ़ी है, तो संस्कृत के सिलेबस में कौन कौन से कवि थे आपके यहाँ? और सर कालिदास जी थे। उनका अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक था। और ये भारवी जी भी थे और माँ थे। महाकवि माँ भी थे। जी सर। अच्छा ये बताइए कि कालिदास जी जो हैं, जी सर। इनके ऊपर हिंदी में कोई रचना लिखी गई है? फिर सर आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो नाटक है वो कालिदास के जीवन पे आधारित नाटक है। अच्छा, किसने लिखा है? सर मोहन राकेश ने। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, मोहन राकेश ने और भी कोई लिखा है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस, ठीक है, बढ़िया। आधे अधूरे नाटक किसने लिखा है? सर आधे अधूरे भी मोहन राकेश का ही है नाटक। अच्छा बढ़िया। ये बताइए कालिदास की सबसे पहली रचना कौन सी मानी जाती है? सर ऋतु संहार। अच्छा, और इनका सबसे पसंदीदा नाटक? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम, बढ़िया। तो ये इनका चर्चित है। अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा गया है कि पूरे अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक सबसे रमणीय है और चतुर्थ अंक में भी श्लोक चतुष्टय बहुत ही ज्यादा रमणीय है। तो श्लोक चतुष्टय में कोई एक श्लोक जानती हैं आप? सर इसके लिए क्षमा प्रार्थी, मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि धातु और क्रिया में क्या अंतर होता है? किसी से पूछ रही हैं? नहीं सर, मैं खुद कर रही हूँ अपने आप से। नहीं, अपने से ही आपको बताना चाहिए क्योंकि इंटरव्यू में कोई आपके साथ नहीं जाएगा। सलायमान होता है कृदंत। चलिए कोई बात नहीं सर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। विशेषण और प्रविशेषण में क्या अंतर होता है? सर विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की ही विशेषता बताता है उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, बढ़िया। आप ये बताइए कि जी सर। अभी हिंदी साहित्य का इतिहास जी सर। बहुत सारे लोगों ने लिखा है। जी सर। आपको सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास किसका लगता है? सर मुझे सबसे अच्छा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का लगता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नई धारा प्रथम उत्थान किसको कहा है? सर भारतेंदु युग को। क्या समय दिया? 1925 से 1950। जी
सर 1925 से 1950। 1925 से 1950 कंफर्म में हैं आप? जी सर। रामचंद्र शुक्ल ने संवत में समय दिया है कि ईस्वी में? सर उन्होंने संवत में समय दिया है। तो संवत में बताएं। सर संवत थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पा रहा, नहीं इसको नहीं व्याख्यायित कर सकते हैं। ठीक है। प्रियंका जी ये बताइए कि व्याकरण किसे कहते हैं? सर व्याकरण मतलब जब भाषा को शुद्ध और परिमार्जित करने के लिए, किसी भी भाषा को शुद्ध और परिमार्जित करने के लिए जिन नियमों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। आप बताइए कौन सी विधा पढ़ाना चाहेंगी? और सर उपन्यास। उपन्यास कौन सा? सर गोदान। गोदान। बताइए गोदान का देश काल वातावरण क्या था? सर गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है और ये सन 1936 में आई थी। तो 1936 में सर उस टाइम हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, जब अंग्रेजों का शासनकाल था और जमींदारी प्रथा का उसमें वर्णन हुआ है। बस हो गया देश काल वातावरण? जी सर। देश काल वातावरण इतने में ही समाप्त हो गया? नहीं सर, और वातावरण जो है ग्रामीण एरिया का वातावरण, और इससे ग्रामीण एरिया के वातावरण का ही नहीं चित्र। ग्रामीण एरिया क्या है? सर ग्रामीण अंचल। ग्रामीण अंचल होता है कि अंचल होता है? जी सर। ग्रामीण अंचल होता है कि अंचल होता है? ग्रामीणांचल। अच्छा जी सर। तो ग्रामीण अंचल में किया गया। और क्या बता रही थी आप देश काल वातावरण में? सर ये बता जो मतलब इसका देश काल है वो उस समय क्या कहते स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे। गांधीवाद भी इसमें देखने को मिलता है। गोदान में गांधीवाद है गोदान में? क्षमा सर, शायद गांधीवाद इसमें नहीं है। और कौन सी विचारधारा आपको देखने के लिए मिलती है प्रेमचंद के गोदान में? सर आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद। क्या है ये? क्या है ये? सर इसको हम व्याख्यायित नहीं कर पाएंगे। अच्छा चलिए ये बताइए कि गोरखपुर की रहने वाली हैं जी सर। और भारत का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा? सर आपने राज्यपाल पूछा। पूरा प्रश्न बताइए क्या पूछा? सर स्पष्ट नहीं हो पाया, आपने मुझे राज्यपाल सुनाई दिया तो इस वजह से मैंने पूछा भारत का राज्यपाल कौन है? सर भारत में राज्यपाल नहीं होते, राज्यों के राज्यपाल होते हैं। भारत के तो राष्ट्रपति होते हैं। अच्छा ठीक है। राज्यपाल को उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति हटा सकते हैं, लेकिन राज्यपाल को तो उनके पद से हटाया नहीं जाता, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चलते रहते हैं। तो उनको उनके पद से हटाने जाने कोई प्रावधान नहीं है? अब मुझे स्पष्ट नहीं है। अच्छा ये बताइए कि संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन है सर। कौन कौन से? सर विधानसभा और एक लोकसभा। विधानसभा? जी सर। विधानसभा तो राज्य में होती है। तो विधान परिषद? विधान परिषद भी राज्य में होती है। चलिए कोई बात नहीं। सर लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, थोड़ा सा इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स वगैरह भी आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के अध्यापक बनने जा रही तो आपको और विषय नहीं पढ़ाया जाएगा। आपसे और भी विषय पढ़वाया जा सकता है, आपसे इतिहास पढ़वाया जा सकता है, सामाजिक विज्ञान। कुल मिला के आप सामाजिक विज्ञान की टीचर भी बन सकती हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपको और भी विषयों पे थोड़ी बहुत जानकारी, करंट अफेयर्स वगैरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अपनी तरफ से फोन रख दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी। तो ये पहला फोन था और दूसरा नंबर आ गया है फोन, देखते हैं किसका है। हेलो 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 जी, बताएं। हाँ सर, प्रणाम। नमस्कार जी, इंटरव्यू चल रहा है। जी हाँ, बताएं। क्या नाम है आपका? जी, वंदना। वंदना जी, आप क्या पीछे से आवाज आ रही है यूट्यूब की, इसको धीमा करिए। जी यूट्यूब पे पीछे से आवाज आ रही है, इसको आवाज धीमा करिए। सर, यूट्यूब पे ही चल रहा है। एक मिनट, दूसरे नंबर से कॉल करें सर। हेलो। हाँ ठीक है, थोड़ा दूर आके बात करिए, पीछे से आवाज रिपीट हो रही है। जी सर, दूसरे नंबर से कॉल कर रहे हैं। तो मित्रों, आप सब जब भी फोन करिए तो कम से कम आपके जो बैकग्राउंड की आवाज है वो नहीं आनी चाहिए। हेलो। हाँ सर। बताएं। जी, वंदना सिंह। अच्छा, वंदना सिंह कहाँ की रहने वाली हैं? जी, आजमगढ़ की सर। आजमगढ़ की। चलिए, आप अपनी मातृभाषा में अपना परिचय दीजिए, आप और बिना नाम बताए हुए। हमारा जिला आजमगढ़ है और हम MA BEd कर ले आए हैं। और जी सर। हेलो। हाँ बताएं। और आजमगढ़ विशेष तौर से अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जी के लिए विशेष है। जी, और यहाँ निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी का उत्पादन होला। और रेशमी साड़ी जो हमारा बनेला। चलिए, ध्यान दीजिए कि आपके परिचय में क्या क्या बताया जाता है वो आपको बताना है। आप तो अपने जिले का परिचय बताने लगी, मैंने आपका परिचय पूछा था, कोई बात नहीं। ध्यान देकर वही प्रश्न का उत्तर दीजिए जो आपसे पूछा जाए, ठीक है? चलिए, ये बताइए कि अभी कोई महामारी फैली हुई है, क्या नाम है उसका? जी, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस। तो वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? जी? वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? बैक्टीरिया एक सीमित स्तर पर होता है, वायरस एक दूसरे से फैलता जाता है। बैक्टीरिया एक दूसरे से नहीं फैलता? जी? बैक्टीरिया एक दूसरे से नहीं फैलता? फैलता है, तो जैसे वायरस कुछ ज्यादा तेजी से फैलता है। तो अंतर क्या है दोनों में? बैक्टीरिया से फैलने वाला कोई रोग बताइए। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आप आजमगढ़ से हैं, क्या आपने चमकी बुखार का नाम सुना है? कौन सा? चमकी बुखार। सॉरी सर, नहीं सुने, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए कि आपके राज्य की सीमा किसी और राज्य से लगती है? जी सर, बिहार से लगती है। हेलो। कंफर्म में हैं आप? जी सर। निश्चित हैं आप? जी सर। चलिए, ये बताइए वंदना जी कि बिहार की बोली में और आजमगढ़ की बोली में क्या अंतर है? सर, बिहार के भी कुछ क्षेत्रों में भोजपुरी बोली जाती है और आजमगढ़ में भी भोजपुरी बोली जाती है। अंतर मैंने पूछा। अंतर सर, वहाँ मैथिली भी बोली जाती है और मगही बोली जाती है बिहार में। हाँ। और आजमगढ़ जिले में सिर्फ भोजपुरी बोली जाती है। तो क्या दोनों जगह की भोजपुरी में कोई अंतर नहीं है? जी, अंतर देशी अंतर जरूर होगा सर। होगा मतलब आपको नहीं मालूम है? जी? आपको नहीं मालूम है? सर, ऐसे मतलब सदस्यों तो नहीं मालूम है। जी। चलिए, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि अभी वर्तमान में महामारी फैली हुई है और साहित्य में
कई बार महामारियों का चित्रण और वर्णन देखने के लिए मिलता है। क्या आपने कोई ऐसी रचना पढ़ी है जिसमें महामारी का वर्णन देखने के लिए मिला हो? सॉरी सर, हम पढ़े नहीं इस तरह से। कोई रचना नहीं पढ़ी आपने? कोई रचना ऐसी बताइए जिसमें महामारी वर्णन किया गया हो, ऐसा आपने सुना हो किसी के द्वारा? चलिए कोई बात नहीं, कोई ध्यान नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आपने कौन सी विधा तैयार किया है पढ़ाने के लिए? सर कहानी पढ़ाए। कहानी पढ़ाएंगी? आप कोई कविता की 4 लाइन सुनाइए और उसका अर्थ बताइए। सर खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे में बोलों की मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बताइए अर्थ। जी सर, ये महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया कि जो युद्ध हुआ था उन्होंने अपने स्तर से और अंग्रेजों पे बहुत ज्यादा प्रभावशाली अपना दिखाया और युद्ध किया। वो झांसी की रानी थी, महारानी लक्ष्मीबाई थी। अच्छा, ये बताइए मर्दानी शब्द का उन्होंने प्रयोग क्यों किया, इसका क्या मतलब होता है? सर वो एक स्त्री होते हुए भी उनके अंदर पुरुषत्ववान जो है उनके अंदर व्यक्तित्व था। तो पुरुषों वाला कौन सा गुण था उनके अंदर? सर कठोरता, युद्ध में जो है एक अंदर से प्रभावशाली व्यक्तित्व हो लड़ाई के लिए। तो क्या कठोरता केवल पुरुष के अंदर ही होती है? सर वैसे नहीं, उस तरह कठोरता नहीं है। युद्ध के लिए। क्या युद्ध की कठोरता केवल पुरुष के लिए ही होती है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब पुरुष को इस मामले में ज्यादा वो माना गया है। कौन मान लिया? सॉरी सर। क्या आपको क्या लगता है? जी सर। आपको क्या लगता है इस बारे में? सर महिलाएं भी जो करना चाहे कर सकती हैं। हमारे समाज बन गया जी। हमारे समाज में ये बन कि ये काम पुरुष ही कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी जो चाहे वो कर सकती है अगर प्रयास करें तो। अच्छा, तो क्या लिंग भेद के आधार पर इस तरह के गुणों का विभाजन करना उचित है? नहीं सर। तो क्या आपने अपने बच्चों का जब आप अर्थ बताएंगे तो इसी तरह से बताएंगी? नहीं सर, सॉरी सर। चलिए ठीक है वंदना जी, थोड़ा सा और तैयारी करिए और मेहनत करिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तरफ फोन काट दीजिए। थैंक यू सर। तो ये फोन कॉल्स आ रहे हैं और ये तीसरा फोन भी आ चुका है। हेलो जी, कौन बोल रही हैं? हेलो नमस्ते सर, ज्योत्सना मिश्रा। ज्योत्सना जी कहाँ से बोल रही हैं? जी बोल तो है प्रयागराज से, लेकिन रहने वाले बनारस से हैं। अरे वाह, दोनों बहुत अच्छी नगरी हैं। प्रयागराज में कहाँ की रहने वाली हैं? खास प्रयागराज की? नहीं, रहने वाले बनारस के हैं, प्रयागराज में रहते हैं अभी फिलहाल 2 साल से। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ज्योत्सना जी ये बताइए कि आप 2 धार्मिक नगरियों से संबंध रखती हैं, प्रयाग और बनारस से। प्रयाग और बनारस की भाषा में क्या अंतर देखने के लिए मिलता है आपको? जैसे बनारस में बोलते हैं कि अगर भोजपुरी का हम लोग से बोलते हैं, अगर किसी का नाम पूछना हो तो हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। और यहाँ पे बोलते हैं तो तब यहाँ का भी मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है मुझे, लेकिन यहाँ ओकार लगा के ज्यादा बोलते हैं, करबो छापो ऐसे करके ज्यादा यहाँ बोलते। ठीक है, बढ़िया। तो ज्योत्सना जी ये बताइए कि आपके नाम का क्या अर्थ होता है? चांदनी। चांदनी? जी। चांदनी की चांदनी? चांदनी चांदनी चांदनी। अच्छा, चांदनी के चा पर जो मात्रा लगी हुई है उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक और अनुस्वार में क्या अंतर होता है? अनुनासिक को नाक और गले दोनों का प्रयोग करके बोलते हैं, अनुस्वार को
केवल नाक के प्रयोग से बोलते हैं। अच्छा, ज्योत्सना जी ये बताइए कि आपने पीजी भी किया है? जी। अच्छा, कहाँ से किया है? ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से मैंने प्राइवेट किया था। अच्छा अच्छा, तो ग्रेजुएशन कहाँ से है आपका? ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबद्ध ग्रामांचल महिला विद्यापीठ से। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ज्योत्सना जी ये बताइए, अगर हिंदी में आपको अध्यापक बनाया जाए और आप अध्यापक बन जाएं, ऐसी स्थिति में आपकी पोस्टिंग किसी ग्रामीण अंचल में हो जाए, तो क्या आप जाएंगी पढ़ाने? जी जाएंगे, हम तो गांव के ही रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि भारत में हिंदी की क्या स्थिति है? क्या भारत में हिंदी राष्ट्रभाषा बन पाएगी कभी? राष्ट्रभाषा तो फिलहाल बोलने वालों की संख्या के हिसाब से है, लेकिन अभी भी लोग उतना सम्मान नहीं दे रहे हैं इसको जो मिलना चाहिए। तो कोई भी देश की राष्ट्रभाषा कैसे तय होती है? जब उसको बहुतायत संख्या में लोग बोलते हैं उस भाषा को, बातचीत में उसका ज्यादा से ज्यादा लोग प्रयोग करते हैं, तब उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देते हैं। तो भारत में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं और जानते भी हैं, तो काहे भारत में राष्ट्रभाषा नहीं है? एक बार आपकी आवाज नहीं आई, क्या बोले हैं? मैंने कहा कि भारत में बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं और जानते हैं, फिर भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा तो है संविधान में नहीं है, लेकिन वैसे तो राष्ट्रभाषा लोग कहते हैं हिंदी को। तो संविधान में रहेगी तब माना जाएगा कि हम आप मान लेंगे तब मान लिया जाएगा? अभी तो लोग उसको मानते ही है, भले मतलब हम आपको कुछ भी मान लें, हम आपको राष्ट्रपति मान लें, 10 लोग आपको राष्ट्रपति मान लें, तो आप राष्ट्रपति हो जाएंगी? नहीं। गांव के बहुत सारे लोग, 20 लोग मिलकर एक व्यक्ति को प्रधान कहते हैं, तो वह प्रधान हो जाता है? जी नहीं, इसका चुनाव होता है। ये कौन सा तर्क रहा आपका? आप तो पढ़ी लिखी इंसान है, आपको इस तरह का तर्क कैसे तो अच्छा लगेगा ना? ज्योत्सना जी ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन में हिंदी लिया था, 3 साल पढ़ी होगी। तीसरे साल हिंदी में आपके क्या क्या विषय थे? तीसरे साल पेपर का नाम तो मुझे याद नहीं है। पीजी में आपके आखिरी वर्ष में कौन कौन से विषय थे? उसमें भाषा विज्ञान था और छायावादोत्तर काव्य था और सगुण काव्य तो मतलब एक स्पेशल जो सुनना पड़ता है उसमें सगुण काव्य था। अच्छा, ये बताइए कि छायावादोत्तर काव्य में कौन कौन से लोग आएंगे? छायावादोत्तर काव्य में क्षमा करिएगा, अभी मुझे याद नहीं है क्योंकि अभी रिवीजन नहीं कर पाए हैं। अच्छा, बढ़िया। तो कब करेंगे रिवीजन? कर रहे हैं, अभी बहुत लेंदी सिलेबस है सर, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। चलिए, ये बताइए कि भाषा विज्ञान के जनक कौन कहे जाते हैं? चलिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश इस समय कौन है? भारत के न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? नहीं पता है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, माननीय वेंकैया नायडू जी। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने सदन हैं? उत्तर प्रदेश में 2, कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? संख्या तो 100 सीटें होती है, इस समय कितने ज्ञात। अच्छा, ज्योत्सना जी ये बताइए कि आज कौन सी विधा आप पढ़ाएंगी? रस जी। चलिए, रस पढ़ाइए आप।
हाँ, नमस्कार बच्चों। आज आपसे रस के बच्चों से नमस्कार करेंगी? मतलब अगर सर सुबह का समय है तो सुप्रभात करेंगे। ठीक है, बताएं। हाँ बच्चों, आज आपसे रस के बारे में चर्चा होगी। तो सबसे पहले हमें रस का अर्थ जानना जरूरी है कि रस होता क्या है। रस का मतलब होता है आनंद। जैसे आपके सामने अगर भोजन की थाली रखी हो और आप उसमें से विभिन्न प्रकार के भोजन करें और आपको एक स्वाद मिलता है, उस स्वाद से आपको आनंद आता है। इस प्रकार से जब हम नाटक को पढ़ते हैं या सुनते हैं और नाटक को देखते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम हिंदी में रस की संज्ञा देते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने इसे रस को काव्य की आत्मा भी कहा है। जैसे आचार्य विश्वनाथ ने कहा वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। इस प्रकार से रस की परिभाषा यही है कि काव्य को पढ़ने और सुनने और नाटक को देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। साधारण ये बताइए 10वां रस कौन सा है? 10वां रस वात्सल्य रस। किसने स्थापना किया? वात्सल्य रस का आचार्य विश्वनाथ ने भी शायद कंफर्म नहीं है, आचार्य विश्वनाथ ने। 9वां रस? 9वां रस शांत रस। किसने किया? अभिनव गुप्त ने शायद। जब आप रस पढ़ा रही तो रस के विषय में तो सारी जानकारी आपको रखनी चाहिए ना। भरत के नाट्य शास्त्र में रस के साथ और भी किसी विचारधारा पर, सिद्धांत पर बात हुई है? रस के उन्होंने 3 अंग बताए थे। रस के अलावा किसी और सिद्धांत पर बात हुई है नाट्य शास्त्र में? रस सिद्धांत के अलावा सर पता नहीं। ठीक है। उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकारों की भी चर्चा उन्होंने किया था। नाटक की भी चर्चा किया है। ये बताइए कि नायक कितने प्रकार के होते हैं? नायक 4 प्रकार के। हीरोदात्त, हीरोधत्त और हीर प्रशांत, हीर ललित। अच्छा, चलिए ठीक है ज्योत्सना जी, अपने तरफ से फोन रख दीजिए आप। ओके। तो मित्रों, आप सबको थोड़े बहुत जीएस और थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के प्रश्नों की जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है आप लोगों के लिए। अगला फोन आ रहा है, देखते हैं किसका है। जी हाँ, नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? थोड़ा आवाज ऊंची करके बोलना है। बबीता जायसवाल। बबीता? चलिए, बबीता जी कहाँ से? गोरखपुर से। थोड़ा सा तेज बोलेंगी तो सब लोग आपकी आवाज सुन पाएंगे और हम भी, तो आपको थोड़ा सा ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। बबीता जी गोरखपुर से बोल रही हैं, क्या आपने इसके पहले भी इंटरव्यू दिया है? नहीं सर। अच्छा, पहली बार दे रही हैं। बबीता जी बताइए कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के द्वारा भी लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र के द्वारा भी लिखा गया, इन दोनों में क्या अंतर आपको देखने के लिए मिला है? सर, नगेंद्र ने उसको संपादित किया, उन्होंने लिखा नहीं है। और रामचंद्र शुक्ल ने खुद लिखा है इतिहास। अच्छा, और क्या अंतर देखने को मिलता है आपको? तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास का जो का विभाजन है वो प्रवृत्तियों के आधार पे किया है। बढ़िया। और नगेंद्र ने सारे सामग्रियों को मिला के किताब को सिर्फ संपादित किया। अच्छा, ठीक है। इतिहास को लिखा नहीं है। बढ़िया। आप ये बताइए कि अभी महामारी फैली हुई है, महामारी संबंधित कोई रचना जानती हैं आप? जी सर, दुर्गा सिपाही निराला का बिल्ले सुर बकरिया। कौन सा? बिल्ले सुर बकरिया। कौन सी बीमारी का वर्णन है?
सर ये बीमारी तो नहीं पता है, लेकिन वो महामारी पे लिखा हुआ है जिसमें उनकी का पूरा परिवार बीमारी की चपेट में आ जाता है। अच्छा, ये बताइए अभी जो बीमारी फैली है ये वायरस है कि बैक्टीरिया है? वायरस। वायरस और बैक्टीरिया में क्या अंतर होता है? सर वायरस मनुष्य से मनुष्य में फैलता है और बैक्टीरिया चीजों के मतलब हवा से या इसकी तरह फैलता है। कोई बैक्टीरिया जनित रोग बताएं। सर ये टाइफाइड हुआ, ये अच्छा, ये सब बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है। बबीता जी ये बताइए कि आपके नाम का क्या अर्थ होता है? सर हमको मेरे नाम का अर्थ नहीं पता, बहुत खोजने का प्रयास किया लेकिन हमको मिला नहीं। अच्छा, चलिए ये बताइए बबीता जी कि भारत में नई शिक्षा नीति लागू हुई है और इस नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव किए गए हैं? अध्यापकों के अनुरूप है या प्रतिरूप? सर कुछ चीजें अध्यापकों के अनुरूप है और कुछ चीजें प्रतिरूप भी है। हाँ, क्या अनुरूप है? जैसे सर अब जो शिक्षा नीति के तहत जो टीचर की भर्ती होगी, हाँ, उसमें अच्छे शिक्षकों को रखा जाएगा। मतलब जो जैसे कि अभी तक बुरे शिक्षक रखे जा रहे थे, आप नई शिक्षा नीति में नहीं है तो आप बुरी हैं? हेलो जी बताइए, प्रतिरूप क्या है? अनुरूप तो आपने बता दिया कि आपके जैसे बेकार शिक्षक अभी तक रखे जा रहे थे, नई शिक्षा नीति में और अच्छे शिक्षक रखे जाएंगे। प्रतिरूप में क्या होगा? आवाज सुन पा रही हूं तो जवाब दीजिए। हेलो जी सर। अरे आप तो बोलना ही बंद कर देती हैं, ऐसे कैसे काम होगा? क्या दिक्कत है, काहे बोलती नहीं है? जी बोलना क्यों बंद कर देती हैं? सर वो आवाज कोई ठीक नहीं आ रही थी। आवाज तो जा रही थी, आप सुन भी रही थी बराबर। बहरहाल ये आपका व्यक्तिगत मामला है और ये इंटरव्यू का डेमो चल रहा है, आपको खुद निर्धारित करना है। ये बताइए कि कौन सी विधा पढ़ाना चाहेंगे आप? सर मैं कबीर का पद पढ़ाना चाहूँ। जी, कबीर का पद। कबीर का कौन सा पद, किस रचना से संबंधित है उनके? जी सर। कबीर के किस रचना से संबंधित है? साखी से है, सबद से है, रामायणी से है, बीजक से है? साखी। जी साखी से सर। ठीक है, बताएं। काहे ने नलनी तू कुमलानी, तेरे नाल सरोवर पानी। हाँ, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी सोड निवास। ना तल तपत न ऊपर यार, तोड़ हेतु कछ दासन विलास। कहे कबीर के उदित समान, ये नहीं हुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी ने नलिनी कमलिनी को जीवात्मा का प्रतिरूप देते हुए और पानी को ईश्वर का रूप देते हुए कहते हैं, कहा है नलिनी तू कुमलानी, हे कमलिनी तो क्यों मुरझा जा रही है? तेरे ही नाम सरोवर पानी, जबकि तेरे चारों तरफ सरोवर का जल है, फिर भी तुम मुरझा जाए। नाल माने क्या होता है? नाल मतलब चारों तरफ? नाल मतलब चारों तरफ भी, मतलब ये जो उन्होंने कहा कि तेरे नाल सरोवर पानी, तो नाल का मतलब चारों तरफ। चारों तरफ तुम्हारे जल ही है। मैं जो पूछ रहा हूँ, नाल का अर्थ चारों तरफ होता है? सर वो पंजाबी भाषा का शब्द है। हाँ ठीक है। तेरे ही नाल सरोवर पानी मतलब तेरे चारों तरफ जल है। ठीक है, आगे बताएं। जल में उत्पत्ति जल में बात, जबकि तुम्हारी उत्पत्ति तुम जल में ही उत्पन्न होती हो और जल में ही तुम्हारा तुम रहती हो। और जल में नलनी शोध निवास, और जल ही तुम्हारा निवास स्थान है, फिर भी तुम क्यों दुखी है, तुम क्यों मुरझा जा रही हो? ना तल तपत ना ऊपर आग, ना तो तुम्हारे जड़ों में कहीं से किसी प्रकार की कोई अग्नि है तपन है, ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अग्नि है।
और एक कांसा नहीं लगा, फिर भी तुम्हें ये मुरझाने वाली अग्नि कहाँ से लग रही? तुम क्यों दुखी हो, क्यों मुरझा जा रही हो? अच्छा। कहे कबीर के उदित समान, कबीरदास जी कहते हैं कि जो उदित उदित समान, उदित मतलब पानी से इसका तात्पर्य होगा, मतलब जो पानी की, जो जल के समान शीतल हो, वो मेरे विचार से कभी मर नहीं सकता। ये बताइए कि इसमें कौन सा दर्शन है, रस छंद अलंकार क्या है, काव्य पक्ष और भाव पक्ष क्या है? और इसमें पानी कमलिनी को रूपक के रूप में प्रयोग किया गया है, और पानी को, जल को जीवात्मा के रूप, अरे ईश्वर के रूप में। और तो ये कौन सा दर्शन का रूप है? किस दर्शन का रूप है ये? सर अद्वैत दर्शन। अद्वैत, अद्वैतवाद होता है सर, सॉरी। अद्वैतवाद का है? नहीं सर जी, गलत बोल दिए हैं सर। अच्छा, तो गलत बोलने के बाद अपने ऊपर हंस रही थी। चलिए बताइए, काव्य सौष्ठव में क्या क्या चीजें आती हैं? काव्य कौशल सद्वाद अलंकार छंद काव्यगत विशेषताएं के अंतर्गत आती। काव्य सौष्ठव काव्यगत विशेषताएं। काव्य सौष्ठव में क्या क्या आते हैं, कितने पक्ष होते हैं? देखिए, जो भी पढ़ाइए उसको विद कॉन्फिडेंस और पूरी तैयारी के साथ पढ़ाइए। आपने कविता पढ़ा देना, शब्द से शब्द तक अर्थ बता देना ही पर्याप्त नहीं है। इसमें काव्य सौष्ठव में दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में क्या क्या आएगा, भाव पक्ष में क्या क्या आएगा, यह भी आपको बताना है। तो सारी चीजें बताएंगी तब कुछ होगा, नहीं तो आपका बहुत ही खराब इंटरव्यू चला जाएगा। ठीक है, ये बताइए कि इस समय आपके जिले के मजिस्ट्रेट कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपके यहाँ कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सर। सर मनोज अरे सर ऐसे नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। थोड़ा सा करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ लिया करिए। नहीं सर याद था, मनोज के आगे का नाम नहीं आ रहा है, मनोज करके। जब आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम नहीं पता है तो आपसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है? समाचार वगैरह देखती नहीं है क्या कभी? नहीं सर, थोड़ा बहुत टीवी देखती होंगी, सीरियल देखती होंगी उसमें? नहीं सर, सीरियल नहीं देखती। चलिए, वो आपका मुद्दा है। थोड़ा सा जीएस, करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीजें आपको देखते रहना चाहिए। आपका इंटरव्यू हो गया, अपना फोन रख दीजिए। तो आप लोगों को थोड़ा समाचार देखना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। क्या आपका लुट जाएगा? मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है जीएस, करंट अफेयर्स की। हद है भाई, आपको अध्यापक बनाया जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, कैसे हो सकता है? हेलो, नमस्ते सर। आवाज अपने यूट्यूब की कम करिए पीछे से। जी सर। हाँ बोलिए, कौन बोल रही हैं? नमस्ते सर, रेणु सिंह। रेणु सिंह कहाँ से? गोरखपुर से। रेणु सिंह जी बताइए, इसके पहले इंटरव्यू आपने दिया था? जी सर। अपने विषय में बताइए कुछ। सर मेरा क्या खबर, यहाँ से मतलब गोरखपुर जिले से है सर, बीएड किए हैं। हाँ जी सर। बस आपके विषय में इतना ही है, खत्म? नहीं सर, ये बीएड किए हैं, टीजीटी का इंटरव्यू किए हैं।
रेणु जी, जब आपसे पूछा जाए आपके विषय में तो आपका अपना नाम, अपना पता, अपना एजुकेशन, आपकी हॉबीज, सारी चीजें उसमें बतानी पड़ती हैं। अच्छा। हाँ, तो ये कम से कम अपने विषय में बताएं, ये जरूर आप तैयार कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। सर नाम पता है, क्लास। अब नाम तो सबको अपना पता होता है, तो ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि आपको नाम पता है। चलिए कोई बात नहीं। रेणु जी, ये बताइए कि अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार की व्युत्पत्ति बताएं। अ प्लस लं कृत। व्युत्पत्ति जी, सब समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हैं। मैं अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति पूछ रहा हूँ। अलंकार शब्द कहाँ से आया सर, ये पूछ रहे हैं। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति। सब नहीं पता है। चलिए कोई बात नहीं। रेणु जी, ये बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी किसी व्यक्ति, स्थान, वाणी, पदार्थ और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मान लीजिए अपने बच्चों को संज्ञा पढ़ाना हो, कैसे पढ़ाएंगी? तो बताएंगे कि संज्ञा जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, हमारे सामने जो भी चीज है जिसका नाम है वो सारी चीजें संज्ञा है। जी सर, बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, गुणवाचक, परिमाणवाचक। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संख्या में क्या अंतर होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी विशेष मतलब किसी व्यक्ति का तो जातिवाचक संज्ञा जो होती है जाति का बोध कराती है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध कराता है। तो जातिवाचक संज्ञा जैसे पांडे, सुकुल, यादव ऐसे। जातिवाचक संज्ञा जैसे मनुष्य है, मनुष्य जाति का बोध हो रहा है। सारे मनुष्य, जैसे गाय, सारे गायों का एक ही में बोध हो जा रहा है, ये जाति होगा। ये बताइए कि संज्ञा विकारी पद है कि अविकारी? क्या सर? संज्ञा विकारी शब्द है। विकारी है? जी सर। अविकारी कितने होते हैं? विकारी 4 होते हैं, अविकारी भी 4 होते हैं। कौन कौन से अविकारी हैं? समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और 2 और है सर। चलिए बढ़िया। क्रिया विशेषण। आप ये बताइए कि आपने क्या स्नातक किया है, उसके बाद परास्नातक भी किया है? नहीं सर, परास्नातक नहीं किए हैं। स्नातक कहाँ से किया है? स्नातक संपूर्णानंद से सर। अच्छा, स्नातक संपूर्णानंद से। ये बताइए कि संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां हैं? संस्कृत में कितनी ध्वनियां हैं? सर 49 हैं। कौन कौन सी हैं, गिनाइए। नहीं याद है। नहीं याद है? वो कौन सी ध्वनियां हैं जो संस्कृत में थी लेकिन हिंदी में नहीं है? री, री, बड़ा वाला र जो री होता है। री ये नहीं है? ये सब नहीं है। री है लेकिन री नहीं है। बाकी सब है? और सब स्वर में यही नहीं जो, और एक ओम है संस्कृत का, ओम लुट जो होता है। और सब नहीं पता है। और नहीं पता है? क्या पढ़ाएंगी बोर्ड पर आप? सर्वनाम। चलिए क्रिया पढ़ाइए। संज्ञा, क्रिया। क्रिया। किसी कार्य
कार्य के होने का जो बोध कराए वो क्रिया कहलाता है। पर क्रिया तैयार नहीं की है। तो मैडम ऐसे कैसे होगा? बच्चा अगर आपसे कहेगा कि आज मैं क्रिया पढ़ना चाहता हूं तो आप कहेंगे मैंने तैयार नहीं किया है, कैसे काम होगा? ये बताइए कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। और इस समय लोकसभा के सभापति कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी सभापति हैं ये? जी सर। वाह। राज्यसभा के सभापति कौन है? सर नहीं पता है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स और जीएस भी देख लीजिए क्योंकि वहां पूछे जाते हैं, ठीक है? आप एकदम शून्य है, कुछ भी नहीं मालूम आपको करंट अफेयर्स और जीएस के बारे में, ठीक है? जी सर। हाँ, बाकी थोड़ा हिंदी पे अपनी पकड़ मजबूत कर लीजिए, रखिए अपने तरफ से फोन। ठीक है, नमस्ते सर। नमस्कार। तो लोगों को जीएस और करंट अफेयर्स के विषय में थोड़ी भी जानकारी नहीं है, ये काफी दुखद है। बतौर हिंदी अध्यापक के रूप में आपका चयन कैसे किया जाए, ये एक चुनौती है। देखते हैं अगला फोन। नमस्कार। नमस्ते सर। कौन बोल रही हैं? सर सुनीता देवी बोल रही हूँ, चंदौली से। सुनीता जी चंदौली से। जी। सुनीता जी ये बताइए कि अभी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? उत्तर प्रदेश के सर मुख्य न्यायाधीश, सर ये तो नहीं पता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? सर दिनेश शर्मा है। कंफर्म में हैं आप? जी। उप मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? सर उप मुख्यमंत्री नहीं मालूम है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने सदन हैं? उत्तर प्रदेश में कितने सदन हैं? सर 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। भारत में कितने सदन हैं? सर भारत में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। लोकसभा के सभापति कौन है? सर लोकसभा के सभापति सर ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, ये बताइए कि अगर आपको कबीर पढ़ाना हो और कबीर पढ़ाते समय बच्चा आपसे कहे कि मैडम मैं कबीर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि कबीर भगवान का विरोध करते हैं और मैं भगवान की पूजा करता हूं, तो मैं कबीर को कैसे पढ़ सकता हूं? तो आप क्या करेंगी? सर कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की थी, लेकिन उन्होंने राम को भी, मतलब राम से भी उन्होंने अपनी जो लिखा है, जो रचनाएं लिखी है उसमें राम का भी वर्णन है। तो भले ही वो निराकार में है लेकिन राम का वर्णन किए हैं। अब राम का वर्णन किए लेकिन उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है, तो आप बताएंगे कि बेटा मूर्ति की पूजा मत करो, और वही बच्चा जाके घर पे बता देगा कि मैडम कह रही थी कि मूर्ति पूजा न करो, और बहुत सारे लोग चले आएंगे आपके सर पे चढ़ जाएंगे कि मैडम आपने हमारे बच्चों को कैसे से बता दिया कि मूर्ति पूजा न करें। सर मूर्ति पूजा का विरोध तो उन्होंने किया है, तीर्थाटन का भी विरोध किया है। सर एक तरह से कबीरदास जी ने सही ही किया है, क्योंकि कबीरदास जी ने ये भी कहा है कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो सर पत्थर है वो पत्थर को पूजने से भगवान थोड़ी मिलते हैं। भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। यदि हम भगवान को के प्रति हमारी श्रद्धा है और भगवान में हमारा मन लगता है पूजा पाठ करने में, और उनको हम दिल से पूजा करते हैं, तो भगवान हमें जरूर मिलेंगे, किसी पत्थर की पूजा करने से नहीं। इस तरह से हम बच्चों को समझाएंगे। ठीक। आप ये बताइए सुनीता जी कि आपके नाम का क्या अर्थ है?
सर नाम का अर्थ है? सर मेरे नाम का अर्थ है सुंदर नीति, मतलब जिसका आचरण अच्छा हो, सदाचार अच्छा हो, जो सबके बारे में अच्छा सोचे। आपके नाम में कोई उपसर्ग प्रत्यय लगा हुआ है? सर सुधन्विता, यही सु उपसर्ग लगा है। अच्छा, ठीक है। सुनीता, आपके नाम में कोई समास भी है? जी नहीं, समास नहीं है। कोई समास नहीं है? नहीं। अच्छा, और सुशासन में कौन सा समास है? सुशासन, सुंदर शासन, सुंदर है शासन जिसका, अर्थात किसका कहीं तक बहुव्रीहि समास। पूछ रही कि बता रही? सर सुशासन जैसे तो उपसर्ग यदि है तो सर अव्ययी भाव ही हो सकता है। तो आप में भी तो उपसर्ग है, सुनीता में सु है। सर तो सुशासन मतलब कि पहला पद अव्यय हो और जो दूसरा पद होता है। आप समास का नाम बता दीजिए, परिभाषा नहीं पूछ रहा था। सर तो मेरे नाम में भी है क्या अव्ययी भाव समास? पूछ रही हैं कि बता रही हैं? सर तो जैसे सुशासन में अगर है अव्ययी भाव समास, आपको ये मालूम तो होना चाहिए कि ये इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा है, आप इंटरव्यू नहीं ले रही हैं ना? जी सर, जी चलिए, सर। कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि कौन सी विधा पढ़ाना चाहेंगे आप? सर हम कहानी विधा पढ़ाना चाहेंगे। चलिए, रेखा चित्र पढ़ाइए। सर रेखा चित्र तो सर अभी सर उतना अच्छे से तैयार नहीं है सर। कहानी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सर कविता कोई आप कहिए तो सर पढ़ा दूं। नहीं, याद तो रेखा चित्र ही पढ़ाना है, जरूरी है याद पढ़ाना। सर रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। और जैसे किसी चीज की हम रेखा बना देते हैं, किसी चीज की रेखा बना देते हैं, उस पर हमको बच्चों को दे दिए जाते हैं कि ये कहानी आपको लिखना है। तो सर उस एक रेखा बना दी जाती है और उस पर कहानी बच्चों को दे दिया जाता है। तो जैसे ही मतलब उस पर बच्चे कहानी लिखते हैं, इसके बाद रेखा चित्र को अंग्रेजी में स्केच कहते हैं। और रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने लिखा है, मेरा परिवार है उनका सर रेखा चित्र, पक्षी साथी है। अच्छा, ये बताइए कि देशज शब्दों को बताइए, 4-5 देशज शब्द का नाम बताइए। रेखा चित्रकार में नहीं, देशज शब्द बताना है 4-5। सर देशज शब्द तो जैसे लोटा है सर, देशज है, कटोरा है, देशज है, और लोटा कटोरा और सर देशज सर 5 शब्द, लोटा कटोरा और क्या क्या है सर, 2 ही याद है। बताइए। आप ग्रामीण प्रदेश से जुड़ी हुई हैं और आपको देशज शब्द केवल 2 याद हैं। चलिए सर पढ़े नहीं, मतलब दोहराए नहीं है, इसलिए तो ध्यान से नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीज दोहराने वाली है? दैनिक जीवन में जो सारी चीजें प्रयोग में आ रही हैं, खिड़की है, झंडा है, ये नहीं है देशज? फटफटाना, हड़बड़ाना, ये देशज नहीं है? दिन भर में पता नहीं कितने बार इन शब्दों का प्रयोग करती होंगी आप। जी। तो ये तो मालूम होना चाहिए ना आपको। जी, खटिया भी है। हाँ, तो धीरे धीरे खुलेगी दिमाग आपका। तो ये इंटरव्यू देते समय बहुत हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि शालीनता के साथ सोच कर जवाब देना चाहिए। जी। ठीक है, चलिए अपने तरफ से फोन रख दीजिए। नमस्ते सर। नमस्कार। तो इंटरव्यू देते समय सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि आपके अंदर हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ाहट है तो मतलब वही दिक्कत होने वाली है आपके साथ। दिल की धड़कन को एकदम बांध के रखना है। जब तक आपकी दिल की धड़कन बंधी नहीं रहेगी तब तक भैया कुछ हो नहीं सकता है। तो अगला फोन देखते हैं किसका आया हुआ है। कौन बोल रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? सर हम विनीता बोल रहे हैं। विनीता कहाँ से? सहारनपुर से सर। सहारनपुर से? हाँ जी सर। चलिए, सहारनपुर से आप बोल रही है तो सहारनपुर होता है सहारनपुर?
सहारनपुर होता है। सहारन। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि तालव्य सा, दंत्य सा और मूर्धन्य सा में क्या अंतर होता है? तीनों का उच्चारण कर सकती हैं? सर जो तालव्य सा होता है वो सर जीभ मोड़ के बोला जाता है। तीनों का उच्चारण हमको करके बताइए, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। जो तालव्य सा बोला जाता है वो सर थोड़ा सा अंदर मुड़ जाता है, और जो दंती सा बोला जाता है वो बोल के मुझे आपको बताना है, मुझे अच्छा स्टाइल नहीं बतानी है। अच्छा अच्छा अच्छा। शा शा शा, तीनों आप एक ही जैसे बोल रहे हैं। शा शा हा, ऐसे सर बोल रहे थे। चलिए कोई बात नहीं। ये बताइए, जो छा से छाता और छा से छतरी है, इन दोनों का उच्चारण अलग अलग करिए। छा और छे, छतरी वाले को छे बोलते हैं। छे बोलते हैं? हाँ सर। अच्छा, तो मतलब अगर छे प्रज्ञा छे बोलते हैं, उसे आप ए की मात्रा उसमें फ्री में लगा देंगी? सर छे बोलते हैं सर। मतलब छे बोलते हैं तो ए की मात्रा उसमें आप अपने से लगा के बोलेंगी? नहीं सर, अपने आप तो नहीं मन लगाएंगे। तो आप तो ए की मात्रा लगा के बोल नहीं कह रही हैं। छे सर शुरू से हम ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम बदल लेंगे सर, कैसे बोलेंगे आप? तो बहुत सारी चीजें आप ऐसे गलत बोलती होंगी, बच्चों को वही पढ़ाएंगे? नहीं सर। और कौन कौन सी चीजें बहुत पहले से आप ऐसे ही बोलती हैं? क्षेत्र ज्ञान बोल दिया जाता था पहले, और सर हम यही पढ़े हैं। ज्ञा का उच्चारण करिए। ज्ञा ज्ञा, ठीक है। ज्ञा। विनीता जी, ये बताइए कि कौन सी विधा पढ़ाना चाहेंगी आज? सर संज्ञा। चलिए सर्वनाम पढ़ाइए। सर्वनाम? हाँ। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सीधे सर्वनाम की परिभाषा नहीं बताएंगी, पहले सर्वनाम का प्रकार ही बताने लगेंगी? अपने बच्चों को अगर सर्वनाम पढ़ाना है, किस क्रम में पढ़ाएंगी? संज्ञा के स्थान पे जिसको प्रयोग किया जाए उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक,